नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन मीटिंग पुणे का और विशेष तौर पे गजानन भाई का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने दूसरे दोस्तों मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इसके लायक मुझे समझा कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो लाइफ सेविंग स्लोगन्स है दोस्तों, वैसे तो अनगिनत स्लोगन्स है, लेकिन एक समय सीमा, एक समय का बंधन भी होता है और इसीलिए हमने 15 ऐसे स्लोगन्स चुने थे हमारी जिंदगियां बचाने वाले, कि जो हमेशा एक ही मीटिंग्स में रेगुलर हम लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और भी काफी स्लोगन्स है, लेकिन ये भी ऐसे कुछ 15 स्लोगन्स थे कि जो मेरी अपनी रिकवरी में भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुए। मेरी सोब्राइटी को, मेरी रिकवरी को एक फाउंडेशन, मजबूत फाउंडेशन देने का काम इन स्लोगन्स ने, एक स्लोगन्स ने किया था दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जब हमने ये शुरू किया तो मुझे लगा कि बगैर किसी कोई समस्या के ये 15 दिन लगातार ये स्लोगन मैं ले पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा और भगवान की इच्छा, ये जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं दोस्तों, तो जरूर दोस्तों हम जो भी विचार करते हैं वो बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी संकट के बराबर पार हो जाता है। जहां तक भगवान का सवाल है, वो तो अच्छे कामों में मदद करता ही है, लेकिन दोस्तों साथ में ही दोस्तों जो नीचे जमीन पे रहने वाले लोग हैं, उनका भी अगर योगदान नहीं रहा, प्रेम और समर्थन नहीं रहा, तो अच्छे से अच्छा काम भी दोस्तों सफल नहीं हो पाता। और इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों का भी आभारी हूं कि जिन्होंने लगातार 15 दिन दोस्तों मुझे सहन किया। जो भी मेरे अनुभव थे वो मैंने आपके सामने में रखने की कोशिश की और आपने दोस्तों मुझे वो प्रतिसाद दिया। आज दोस्तों 15 स्लोगन्स के जो 15 दिन 15 स्लोगन्स का जो हमारा ये सेशन था, आज ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मेरी सोब्राइटी में मददगार, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी, कि जिसको मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो मेरी जिंदगी की वास्तविकता है। ऐसा स्लोगन दोस्तों आज उस पर मुझे अपने अनुभव साझा करना है, और वो है दोस्तों आई कांट, वी कैन। यानी मैं अकेले नहीं कर सकता, हम मिलकर कर सकते हैं। और यही तो इन 15 दिनों में हुआ दोस्तों। अगर आप लोगों का समर्थन मुझे नहीं मिलता, सपोर्ट, सहयोग नहीं मिलता, तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं मिलती और लगातार 15 दिन मैं ये काम नहीं कर पाता। रोज मुझे कहीं तो भी आपसे मिला हुआ जो प्यार और समर्थन है, वही तो मुझे खींच खींच कर यहाँ लाते रहा। मेरा हौसला जो है, वो हौसला बरकरार जो रहा, तो वो आप लोगों की वजह से रहा। आपने अगर सहयोग नहीं किया होता तो मेरा हौसला इतने दिन तक टिका ही नहीं होता। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, इसका पूरा फाउंडेशन, पूरी बुनियाद ये वी पे खड़ी है। वी, हम। आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों में का जो पहला कदम है, जो हमारी रिकवरी की,
अल्कोहलिज्म नाम की खतरनाक बीमारी से रिकवरी की जो शुरुआत है, हमारी एक नई जिंदगी की जो शुरुआत है, उस पहले कदम को भी आप गौर से पढ़िए। उसका पहला ही शब्द है दोस्तों वी, हमने। वी एडमिटेड दैट वी वेर पावरलेस ओवर अल्कोहल, यानी हमने ये स्वीकार किया कि हम शराब के मामले में कमजोर थे और हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। हमारे जो को फाउंडर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वो ये लिख सकते थे कि भाई ये तो एक इंडिविजुअल शराबी के रिकवरी की कहानी है, शुरुआत है। तो जो भी शराबी अपने शराब बंद करने के लिए में आता है, तो उसने अपने खुद के लिए बोलना चाहिए कि मैंने स्वीकार किया कि शराब पर मेरा वश नहीं चलता और इसने मेरे जीवन का नाश कर दिया है। लेकिन पहला ही कदम जब वही की बात करता है, तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमारे को फाउंडर जानते थे दोस्तों कि ये प्रोग्राम ही कहीं तो भी एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो अकेले के बल पे आगे बढ़ नहीं सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ग्रुप है दोस्तों, एक फेलोशिप है, और ग्रुप और फेलोशिप एक अकेले व्यक्ति से नहीं बनती। जब तक एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक दोस्तों ग्रुप का निर्माण नहीं होता। इसीलिए दोस्तों कहीं भी ए का ग्रुप कहीं बना, तो ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये ग्रुप फलाने व्यक्ति ने बनाया, क्योंकि जब तक वो फलाना व्यक्ति अकेला है, वो ग्रुप हो ही नहीं सकता। उस अकेले व्यक्ति को जब तक और कोई दूसरा शराबी, तीसरा शराबी नहीं मिलता, तब तक वो ग्रुप और फेलोशिप ही नहीं कहलाता दोस्तों। और इसीलिए जब मैंने भी दोस्तों ये शब्द सुना, को फाउंडर, सह संस्थापक, तो मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि मैंने दुनिया में इतनी सारी संस्थाएं देखी है, कई देशों के भी मैंने निर्माताओं की हिस्ट्री पढ़ी है, तो ये सह संस्थापक वाली कल्पना, यानी जो कंसेप्ट है, वो कहीं भी नजर नहीं आई, कहीं भी पढ़ने में नहीं आई। किसी न किसी धर्म का, समाज का, किसी संगठन का, किसी देश का, जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा तो कोई न कोई एक व्यक्ति मैंने पढ़ा और सुना है कि ये व्यक्ति इस चीज का संस्थापक है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इतिहास जब मैंने पढ़ा और वहां जब मैंने सह संस्थापक की कंसेप्ट मुझे सब जब पता चली, तो पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन जैसे जैसे ए का इतिहास मैं पढ़ते गया, वैसे वैसे ये कंसेप्ट मेरी क्लियर हुई कि बिल डब्ल्यू जो अपने आप को शराब से बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उनको सारी चीजें समझ में आ गई थी। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने बता दिया था कि बिल के जैसा जो शराबी होता है, हमारे जैसा जो शराबी होता है, वो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में फंसा हुआ होता है, होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। पीने के मामले में ऐसा जुनून कि जब जागता है तो कोई भी इंसानी ताकत हमको रोक नहीं सकती। शरीर ऐसा कि जरा सी भी शराब पेट में गई, क्या हो जाता है पता नहीं, कि हमारा शरीर हमको शराब मांगना शुरू कर देता। और इस तरीके से जिस शराबी की ऐसी कंडीशन हो गई है कि जो मन और शरीर से पूरी तरीके से होपलेस कंडीशन का हो गया है, उसका अब अपने बलबूते पे इस भयंकर जाल से निकलना मुश्किल। तो ये कंसेप्ट तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिल डब्ल्यू को दे दी थी। जब वो अपने मित्र के संपर्क में आए
और मित्र के संपर्क से ऑक्सफोर्ड ग्रुप के संपर्क में आए, तो वहां भी उनको यह समझ में आ गया कि मैं अल्कोहल के इस खतरनाक ऑब्सेशन से अपनी बदौलत दूर नहीं हो सकता। मुझे कहीं तो भी मेरे से भी पावरफुल जो ताकत है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब उसे मैं उच्च शक्ति कहूं या मेरी समझ का ईश्वर कहूं, तो ये भी बिल को बात समझ में आ गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ इन दो चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करके बिल डब्ल्यू शराब से दूर हो सकते थे, हमारे को फाउंडर, और आजीवन शराब से दूर रह सकते थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने एबीटी से सीखी थी वो ये थी कि अगर मुझे अपने आप को सोबर रखना है तो मुझे अन्य शराबी से बात करनी पड़ेगी। और बिल डब्ल्यू दोस्तों पहले सिर्फ डॉक्टर बॉब से नहीं मिले। डॉक्टर बॉब से भी पहले उन्होंने कई शराबियों के साथ अपने अनुभव शेयर किए थे। और बिल का मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि किसी शराबी से बात करके सिर्फ अपने आप को सोबर रखना। बिल को जो आध्यात्मिक अनुभव आ गए थे उससे उनका अल्कोहल का ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया था। और वो यही खुशखबरी और भी बाकी शराबियों को देना चाहते थे कि अगर एक शराबी ने अपनी होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, अपने मन और शरीर की निराशाजनक अवस्था को स्वीकार किया और भगवान के सामने में सरेंडर किया, तो अल्कोहल के ऑब्सेशन से वो बच सकता है। लेकिन तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो बिल डब्ल्यू की रिकवरी के लिए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बनाने के लिए जो जरूरी चीज थी वो ये थी दोस्तों कि एक अन्य दूसरे शराबी का सोबर होना। और यही कोशिश है बिल करते रहे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस तब तक स्थापित नहीं हुई, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना तब तक नहीं मानते जब तक डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू को नहीं मिले और जो भी प्रोग्राम, आध्यात्मिक प्रोग्राम बिल ने डॉक्टर बॉब को बताया, उस आध्यात्मिक तत्वों को स्वीकार करके जब डॉक्टर बॉब शराब से दूर हुए, उस दिन को हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फाउंडेशन डे मानते हैं, फाउंडर्स डे मानते हैं। बिल को तो सारा प्रोग्राम समझ में आ गया था। बिल ने उसके पहले भी कई शराबियों से बात की थी। फिर हम लोग जिस दिन बिल सोबर हुआ उस दिन को हम लोग स्थापना दिवस क्यों नहीं मनाते अल्कोहलिक्स एनोनिमस का? क्योंकि दोस्तों जो प्रिंसिपल थे वो सफल नहीं हुए थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी एक मेरे जैसे गुमनाम शराबी की जो संस्था है, ये जो फेलोशिप है, इसका निर्माण हम तब मानते हैं जब एक शराबी के अनुभव से दूसरा शराबी भी सोबर हुआ, और जब ये एक से मिलके दो बने, यानी I से जब वो वी में कन्वर्ट हुए, तब जाके हम उस चीज को मानते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई। जिस दिन 10 जून 1935 को डॉक्टर बॉब ने अपनी जिंदगी का आखिरी घूंट लिया, हमने उसी दिन ये तय नहीं किया दोस्तों। ये जो दिन है ये तो बहुत बाद में हमने इस बात को हमारे समझ में आई कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप की स्थापना हम कब मनाएं, कब माने। तो चर्चा के बाद में हमको ये समझ में आया कि बिल जैसे शराबी को जब दूसरा शराबी मिलता है और वो इन आध्यात्मिक तत्वों पे सोबर रहता है, जब एक से वो दो हो जाते हैं, उस दिन को हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना दिवस मानते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये काम कहीं तो भी अकेले बिल के बस का नहीं था।
जब वो दोनों एक हुए, आई से वी बने, आई कांट वी कैन, मैं अकेले नहीं कर सकता, जब हम दोनों मिलके करेंगे तो होगा। और इसी संकल्पना के आधार पे, इसी तत्व के आधार पे हम मानते हैं दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई। और फिर ये जो दो मिले तो इन दोनों ने मिलके दुनिया में एक मिरेकल पैदा कर दिया दोस्तों। एक मेरे जैसे शराबी की जिंदगी में चमत्कार हो गया। और ऐसी फेलोशिप को बचाए रखने के लिए भी बाद में जब हमने 12 परंपराएं बनाई, तो उस 12 परंपराओं की जो पहली परंपरा है वो भी हमको यही याद दिलाती है दोस्तों कि आवर कॉमन वेलफेयर शुड बी फर्स्ट। हमारा सार्वलौकिक कल्याण यानी सबका कल्याण प्रमुख होना चाहिए। और हम जैसे शराबियों की जो व्यक्तिगत रिकवरी है, सोब्राइटी है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता पे कायम है। अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप एक नहीं रहेगा, ए में और ए के ग्रुप में यूनिटी नहीं रहेंगी, तो मेरे जैसे शराबी की जिंदगी भी खतरे में रहने वाली है। और ये जो फैक्ट है मेरी जिंदगी का, ये जो मेरी जिंदगी की सच्चाई है, इसको मुझे हमेशा याद करते हुए जीना पड़ता है। दोस्तों, हम शराबी एक अव्वल दर्जे के इगोइस्टिक पर्सन्स होते हैं, अहंकारी, आत्मकेंद्रित, अपने आप को विशेष समझने वाले, अलग समझने वाले, आई एम डिफरेंट। गजब का गुरूर होता है हमारे अंदर में। और इसी गुरूर की वजह से हम ना तो किसी की सुनते हैं, ना किसी के हिसाब से चलते हैं, और हार तो हम कभी मानते ही नहीं। ऐसा कूट कूट के घमंड हमारे अंदर में भरा होता है। और मैं तो मानता हूं कि मेरी सारी बर्बादी की जो जड़ थी, तो वो मेरा अहंकार था दोस्तों, मेरा प्राइड था। इसी प्राइड की वजह से मेरी जिंदगी में शराब आई कि मेरे पिताजी बर्बाद हुए शराब से, मैं नहीं हो सकता। लोग बर्बाद हुए, लोगों को पीने का तरीका नहीं है, अपन वैसे नहीं है। कंपैरिजन, उधार नहीं पीते, गिरते पड़ते नहीं, गाली नहीं कर देते, और एक नया ईगो, कितनी भी पी लेते हैं, हिलते तक नहीं। लोग समझा रहे, मानने को तैयार नहीं। ईश्वर समझा रहा, अलग अलग घटनाओं को मेरी जिंदगी में लाके सबक देने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मानने को तैयार नहीं। मरते मरते बच रहा है आदमी, फिर भी मानने को तैयार नहीं कि शराब को हैंडल करने लायक मैं नहीं हूं। कहीं तो भी ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैंने अपना सारा विल पावर लगा के देख चुका था। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना। और 15 साल के शराबी जीवन में एक बार जब मैं बीमार गिरा 2003 में, तो एक लंबा पीरियड था 11 महीने, लेकिन वो भी कंडीशनल, क्योंकि जान के लाले थे, चल फिर नहीं सकता था, डर था, अभी मरते मरते बचाओ। तो इस कंडीशनल सरेंडर की वजह से शराब बंद थी मेरी। लेकिन जैसे ही मैं ठीक हो जाता था, तो मेरा जो पुराना इगोइस्टिक जो नेचर है, मेरा घमंड फिर जाग जाता था। फिर मैं अपनी औकात भूल जाता था। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले जैसी नहीं पिएंगे, अब तो बिल्कुल थोड़ी सी ही पिएंगे, एक ही पैक मार के घर में आते जाएंगे, खाना खाएंगे, आराम करते जाएंगे, ब्रांड बदलेंगे, जगह बदलेंगे। लेकिन हर बार जब भी शराब से लड़ने की कोशिश करता था, जब भी जिंदगी से और लोगों से लड़ने की कोशिश करता था, मुंह की ही खाता था। लेकिन घमंड ऐसा कि स्वीकार ही करने नहीं देता था। और इसीलिए दोस्तों,
अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को ईगो डिप्लेशन का प्रोग्राम बोला गया है। हमारे अहंकार की हवा निकालने वाला प्रोग्राम, हमारे घमंड का खच्चीकरण करने वाला प्रोग्राम। सारे जो 12 कदम और 12 परंपराएं दोस्तों, एक 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 करके मेरे अंदर के घमंड की हवा निकालने का काम करते हैं। पहले ही कदम पे मेरे अहंकार को सबसे बड़ी चोट गिरती है कि कभी हार नहीं मानने वाला, कभी झुकने नहीं वाला आदमी ए का प्रोग्राम बोलता है कि हार मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और वो भी अकेले की बदौलत नहीं होने वाला। ये ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और फिर घर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं दवाई गोली खाके और बीमारी से आजाद हो जाऊंगा। ऐसी बीमारी से ग्रसित हूं कि जिससे मुझे मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एकता में बंधे रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अलग अलग लड़ने की कोशिश करेंगे तो सब के सब गिर जाएंगे। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास में ऐसे कई ग्रुप है जहां लोगों ने अपना वन मैन शो चलाने की कोशिश की। सेल्फ विल रन राइट, मेरी मर्जी। वो ग्रुप ए के इतिहास के नक्शे से मिट गए। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल ये चीजें चलती है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि ए के जो सिद्धांत है उसके ही खिलाफ पॉलिसी है। मेरी मर्जी, मैं सब देख लूंगा, मैं अकेले चला लूंगा, मैं अकेले संभाल लूंगा, होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ही नहीं है वो अकेले की बदौलत का। कोई भी ए का मेंबर ए में कुछ दिन, कुछ साल आने के बाद में अगर ये कोशिश करेगा कि अब मुझे अल्कोहलिज्म समझ गया, वन डे एट ए टाइम समझ गया, बाकी की भी चीजें आ गई है, अब ए का लिटरेचर ले लेता हूँ और घर में पढ़ाई करके दारू से दूर हो जाता हूँ और हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जी के बताता हूँ, यानी दारू से भी दूर और हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, एक खुशनुमा जिंदगी, एक स्वतंत्र जिंदगी। ज्यादातर उदाहरण है दोस्तों कि बगैर ग्रुप के मेरे जैसा अल्कोहलिक अपने आप को सोबर नहीं रख सकता। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर कह रहा है कि ज्यादातर जो शराबी है वो बगैर ग्रुप के अपने आप को सोबर नहीं रख सकते। कहीं तो भी हमको ग्रुप में ही मिलकर रहना पड़ता है, ग्रुप बनाकर ही काम करना पड़ता है। हम अकेले अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से लड़ नहीं सकते। हमको एक अन्य शराबी की गरज होती ही होती है, जैसे बिल को बॉब की गरज थी। बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब को तीसरे शराबी की गरज गिरी और ये चैन सिस्टम चलते गया। हर सोबर शराबी को यह बात बिल्कुल पक्की पता थी कि मुझे अपने आप को सोबर रखना है तो दूसरा शराबी पकड़ना ही पड़ेगा, उसको सोबर करने में मदद करनी ही पड़ेगी। और ऐसे भी नहीं ऊपर ऊपर, पूरी जी जान से। बिग बुक के वर्किंग विथ अदर्स स्टेप जो चैप्टर है उसमें लिखा है इंटेंसिव वर्क विथ अल्कोहलिक। इंटेंसिव यानी पूरी तीव्रता से, पूरे दिलो जान से। जब एक शराबी के साथ में मैं काम करता हूं, अपना समय देता हूं, अपना पैसा खर्च करता हूं, अपना हुनर खर्च करता हूं, तब जाके वो शराबी शराब से दूर होता है। उसकी मैं सहानुभूति, उसकी सिंपैथी, उसका विश्वास गेन करता हूं। और जब ऐसा एक शराबी सोबर होता है
तो मेरी अपनी सोब्राइटी में मदद मिलती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास में जो दूर दराज शहरों, गांवों में, कस्बों में ये फैली है, तो ऐसे ही फैली है। एक सोबर शराबी उस गांव में, कस्बे में, शहर में जाता है और वहां अकेला होने की वजह से उसको मालूम है कि मुझे अपने आप को सोबर रखना है, तो दूसरे अल्कोहलिक से बात करनी पड़ेगी, उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसको शराब की दलदल से निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि बगैर दूसरे शराबी को मदद किए और उसको सोब्राइटी के राह पे लाए, मैं अपने आप को सोबर नहीं रख पाऊंगा। ऐसे ही दोस्तों ए की बढ़ोतरी हुई। चार्ली एम भारत में आए 1957 में। कहीं तो भी उनको लगा कि अब यही रहना है, तो अन्य शराबियों की जरूरत है। तो जीएसओ न्यूयॉर्क जो वर्ल्ड ऑफिस है हमारा, वहां उन्होंने फोन किया कि भाई कोई कॉन्टेक्ट है, सोबर कॉन्टेक्ट, तो हमें दीजिए। 2 कॉन्टेक्ट जीएसओ न्यूयॉर्क ने दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिए कि किसी की शराब बंद करने की इच्छा हो तो संपर्क करें। तो मुंबई से हैरी मसाइस जो टीचर थे, वो चार्ली एम के संपर्क में आए। मुंबई से वो दिल्ली आए और यहाँ हैरी एम को सोब्राइटी मिली। लेकिन दिल्ली का ग्रुप सक्सेस नहीं हुआ, हैरी एम मुंबई गए। अब मुंबई में हैरी एम अकेले, लेकिन उनको मालूम था कि मैं अपनी बदौलत सोबर नहीं रह सकता, मुझे अपने आप को सोबर रखना है, तो अन्य शराबी की मदद करनी पड़ेगी, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको सोबर रहने में मदद करनी पड़ेगी। और वो सोबर हुआ तो उसकी वजह से मैं भी सोबर रह पाऊंगा। और फिर हैरी एम ने मुंबई में काम किया। दूसरे एक यूनिक उदाहरण थे, यूनिक ट्रेवर के, आर्मी में थे और वो अलग अलग शहरों में उनका तबादला होता था। जहां हैरी एम ने मुंबई में ए को फैलाने की कोशिश की, तो वैसे ही ट्रेवर के की ऐसी यूनिक केस है कि वो अलग अलग शहरों में जहां जहां उनकी बदली हुई, वहां उन्होंने ए के बीज डालने के काम किए। बेंगलोर, तो यूपी, तो और कई जगह। और ये चीजें कब करता है आदमी? क्योंकि उसको जब ये सिद्धांत समझ में आ जाता है कि मुझे अपने आप को सोबर रखना है, तो मैं अपनी अकेले की बदौलत ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने आप को सोबर रखने के लिए एक अन्य शराबी की मदद की आवश्यकता है। और जब ये बात अच्छे तरीके से मेरे अंदर में घुल जाती है दोस्तों, तो मेरा सारा जो ईगो है, सारा जो घमंड है, वो चकनाचूर हो जाता। लेकिन अब ये ईगो फिर न पैदा हो, इसी के लिए दोस्तों मुझे लगातार हमेशा इस ईगो पे नजर रखनी पड़ती है। क्योंकि हमारे अहंकार के मामले में बोला जाता है कि जब हमको लगता है कि अब तो मेरा अहंकार चले गया, मैं तो अब विनम्र बन गया हूँ, मैं तो सबसे हंस के बात करता, झुक के बात करता हूँ, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता दोस्तों कि कई अलग अलग कारणों से हमारा ईगो अंदर के अंदर बढ़ते रहता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी हम देखते हैं दोस्तों कि एक ही सोब्राइटी में कई बार अलग प्रकार के ईगो हमारे अंदर जन्म लेते हैं। अगर मैंने किसी ग्रुप को शुरू करने में मदद की है, तो उसका फाउंडर ए होने का ईगो, ये ग्रुप मैंने बनाया। अगर उस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर मेरे हाथों के कैरिंग द मैसेज से सोबर हुए हैं, तो इनकी सोब्राइटी में मेरा हाथ है, मैंने इनको सोबर किया, मैं इनके पहले आया हूँ, मुझे ए के बारे में इनसे ज्यादा जानकारी है, और मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, तो इनकी भलाई के लिए करता हूँ।
तो इन्होंने आंख मूंद के अपना सिर मुंडी हिला के मेरी हर बात को मानना चाहिए, क्योंकि मैं इनका गलत थोड़ी करता हूं, मुझे इनसे ज्यादा जानकारी है। ज्यादा नॉलेज होने का, ज्यादा सेवा करने का, कैरिंग द मैसेज का, कई सारी चीजों का एक नया नया ईगो भी हमारे अंदर में पैदा हो सकता है। और ये जो हमारा ईगो है, ये जो हमारा अहंकार है, ये दोस्तों हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी के लिए और मेरी अपनी रिकवरी के लिए हमेशा घातक और खतरनाक सिद्ध रहता है। अगर मेरे में ये ह्यूमिलिटी नहीं आई कि मैं अकेले की बदौलत कुछ नहीं हूं, अरे भाई मुझे खुद अपने आप को सोबर रखने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग का सहारा लेना पड़ता है, भगवान का सहारा लेना पड़ता है। तो ये अहंकार मैं क्यों पाल रहा हूं कि मैं लोगों को सोबर कर रहा हूं? ए मेरे हिसाब से चल रही है, ए का ग्रुप मेरी वजह से चल रहा है। अगर सही मायने में मेरा ईगो डिफ्लेक्ट हुआ है, मैं ए की कंसेप्ट को सही तरीके से समझता हूं कि आई कांट, वी कैन, मैं अकेले नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं मिलके। आज का डेली रिफ्लेक्शन भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों। कभी कभी एक ही लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन जब 10 बार पढ़ते हैं हम लोग, तब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझता है। अभी एक ओल्ड टाइमर ने मुझे पिछले महीने से जिम्मेदारी दी थी, डेली रिफ्लेक्शन पे उन्होंने 2-3 ग्रुप शुरू कर रखे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप भी डेली रिफ्लेक्शन पे अपने अनुभव रिकॉर्ड करके मुझे भेजते जाइए, लोगों को उसको फायदा होता है। अब ये एक नई जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, तो कहीं तो भी समय निकाल के, कभी जल्दी कभी देर से, वो डीआर मुझे पढ़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि वक्त पे पढ़ना और वक्त पे रिकॉर्ड करना, कभी किसी मीटिंग में मौका मिल गया वहां, नहीं तो कभी खुद ही। तो कई बार मैंने देखा कि वो पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन वो समझ में ही नहीं आ रहा, और समझूंगा नहीं तो फिर अपने अनुभव शेयर कैसे करूंगा। तो जब 10 बार कभी कभी एक लिटरेचर को हम पढ़ते हैं, तब थोड़ा समझ में आता है। तो आज का थॉट, अ रिफलिंग इफेक्ट, एक तरंगों वाला असर, और बहुत ही खूबसूरत हमारे स्वभाव के बारे में लिखा है कि कैसे हम बैंक्रप्ट आइडियलिस्ट होते हैं। बैंक्रप्ट आइडियलिस्ट यानी एक तो दिवालिये हो चुके हैं, हमारा दिवाला निकल चुका है, लेकिन फिर भी हमारे बड़े बड़े आदर्श, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी सोच। और आज का थॉट बोलता है दोस्तों, ये तो हमारा पुराना स्वभाव है, बड़े बड़े गोल फिक्स करना, बड़े बड़े ख्याल रखना, बड़ी बड़ी सोच रखना। हमारे पूर्वजों ने भी ये किया था, एक के फाउंडर मेंबरों ने। हॉस्पिटल खोलेंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलेंगे, स्कूलें खोलेंगे एजुकेशन देने के लिए। अनगिनत ख्यालात हमारे पूर्वजों ने पहले किए थे, और कुछ लोगों ने वो प्रयोग करके भी देखे, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसमें सफल नहीं हुई। और इसीलिए हमारी 6वीं परंपरा बनी कि हम बाहरी जो अन्य संबंधित संस्थाएं हैं उनसे कोई भी हमारा अफिलिएशन नहीं रखेंगे, जिससे कि हम प्रॉपर्टी, मान सम्मान, जमीन जायदाद के मामलों में फंस जाए और अपने प्राथमिक उद्देश्य से हम भटक जाए। तो बहुत अच्छा आज का थॉट बोलता है कि मैं, मेरे जैसा शराबी पूरी दुनिया को सुधारने के पहले अगर अपने आप की रिकवरी करता है अच्छे से, तो अपनी रिकवरी पे कंसंट्रेट करने के बाद उसकी अच्छी रिकवरी की वजह से एक तरंगों वाला असर पैदा होता है। और बगैर मेरे कुछ किए, बगैर कुछ ज्यादा कोशिश किए, ये जो तरंगों वाला असर है वो मेरे आसपास और पूरी दुनिया में फैलता है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज कैरी होता है, और मुझे मेरे प्राथमिक उद्देश्य से कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़ता।
बड़ी बड़ी सोच, बड़ा बिग शॉटिज्म रखने की भी गर्ज नहीं करती। उसका अनुभव आज आया। आज एक मेंबर का फोन आया, नए मेंबर का, कि भाऊ बोले आज मैंने 1 साल पूरा किया इस लॉकडाउन में। उस मेंबर की ज्यादा उम्र भी नहीं है, शादीशुदा भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, मुझे लगता है 30 के अंदर है, 26 या 28 साल की उम्र होगी। ठीक 1 साल पहले मेरे ही पड़ोस में रहने वाली उनकी नानी ने मुझे उस लड़के के बारे में बताया था कि इसका पीना बहुत बढ़ गया है बोले, और उन्होंने मेरा अल्कोहलिज्म झेला था, देखा था, और मेरी रिकवरी भी देखी थी। तो उनके सामने में एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अल्कोहलिज्म की दलदल में फंस के मरने की कगार पे पहुंचा था, और कैसे वो फलानी संस्था में जाके शराब से दूर हो गया। और उस लड़के की नानी ने 1 साल पहले मुझे कांटेक्ट किया, और मेरे परिचित होने की वजह से मैं उस लड़के को मैसेज देने नहीं जा सकता था, तो मैंने अपने जो साथी मेंबर्स थे उस लड़के के इलाके में रहने वाले, उनको वो 12 स्टेप कॉल फॉरवर्ड किया। और आज शाम को हमारे नागपुर में फिजिकल मीटिंग है, कुछ जगह शुरू हुई है, तो वहां उसने अपना ग्रेटिट्यूड अदा किया। उसमें उन सबका नाम लिया, मेरा नाम लिया, क्योंकि उसकी नानी ने मेरी रिकवरी देखी थी, मेरा अल्कोहलिज्म देखा था, और कहीं मुझे लग रहा था कि यार अपने को क्रेडिट मिल रही है इसके अल्कोहलिज्म से निकलने की। तो तुरंत उसने मेरा ईगो डिफ्लेट कर दिया। बाकी लोगों के भी नाम लिए कि बोले शेषराज भाई से तो मैसेज मिला ए का, लेकिन मेरी सोब्राइटी में जो बाकी के मेंबर्स है, जो शुरुआती महीनों में सवेरे शाम मुझे मीटिंग के बाद में घंटा भर लेके बैठे, मुझे घर तक छोड़ दिए, घर से लेकर आए, इन्होंने शुरुआती दिनों में मुझे मजबूत करने और मेरी सारी किंतु परंतु निकालने में बहुत मेहनत की है। यह है दोस्तों आई कांट वी कैन। मैं एक मैसेंजर हूं, जिसको बहुत अच्छे शब्द है कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मार्गदाता हूं। मैं सिर्फ किसी शराबी को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्ग बता सकता हूं कि भाई मैं भी शराब के दलदल में फंसा हुआ था, मेरी जिंदगी आज अच्छी हुई है, और अगर तू भी चाहता है कि इस दलदल से निकले तो एक रास्ता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता। मैं सिर्फ कैरी करता हूं मैसेंजर। वो व्यक्ति अगर सोबर होता है तो उसको सोबर करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं उसकी सोबराइटी की क्रेडिट नहीं ले सकता। अगर मेरे हाथ में अगर किसी को सोबर करना होता तो मैं खुद भी एए में नहीं जाता, और उस व्यक्ति को भी एए की मीटिंग में जाने की व्यवस्था नहीं करता। मगर कई बार दोस्तों हम ये चीज भूल जाते हैं, और हमारा ये जो पुराना इगोइस्टिक नेचर है, अहंकारी, वो जाग जाता है। क्रेडिट लेने वाला, मान सम्मान की भूख रखने वाला, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। और यही चीजें दोस्तों मेरी अपनी रिकवरी के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी घातक है, और एक ए का मेंबर होने के नाते, एक ग्रुप का मेंबर होने के नाते उस ग्रुप की और ए की यूनिटी के लिए भी घातक होता है दोस्तों। अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक मेंबर होने के नाते या एक ग्रुप का मेंबर होने के नाते मैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, मान सम्मान की भूख, इसको अगर आगे रखने की कोशिश करता हूं, अपने ग्रुप की, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी का ख्याल नहीं रखता, अगर मैं इस गुरूर में जीता हूं, नहीं मैं अकेले ही काफी हूं, मैं अकेले ही कर लूंगा। कई लोगों को आदत है, देखा मैंने दोस्तों, अकेले ही मैसेज देने के लिए चले जाएंगे,
और उस नए आदमी को ऐसा पकड़ लेंगे बगल में कि दूसरे मेंबरों से बात नहीं करने देंगे, अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुपों में जाने नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं उससे बात नहीं करना, अरे नहीं नहीं उस ग्रुप में मत जाना। भाई काहे तूने उसको बंधक बना के रख दिया। लेकिन अगर उसके पीछे में हम देखें तो भावना यही रहती है कि उसके ऊपर का कंट्रोल मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर उसकी सोब्राइटी में और लोगों ने मदद कर दी तो फिर मेरा क्रेडिट नहीं रहेगा। लेकिन जब हम अकेले काम करने की, ये अकेले काम करने की आदत तो हमारी पुराना स्वभाव है। हमने कभी लोगों के साथ में मिलकर काम नहीं किया, हम कभी किसी के सहयोगी बन के जिए ही नहीं। हम या तो हमेशा टॉप पे रहे, अपने को हमेशा टॉप पे रहना है, लोग अपने नीचे रहेंगे। और जहां बराबरी के लोग मिले कि वहां जाएंगे ही नहीं, अरे तुम देखते बैठो। तो अपना स्वभाव है किंग बेबी सिंड्रोम, टॉप पे रहने का। अपन करेंगे, अकेले करेंगे, क्योंकि क्रेडिट लेना होता है, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना होता है। और एक है मेंबर, काफी ओल्ड टाइमर है, हर बार उनके अनुभव सुनो तो अहंकार की ऐसी बू आती है कि लगता है दोस्तों कि जो व्यक्ति ऐसी गलती कर रहा है तो मेरे लिए एक सबक होता है कि मैंने वो गलती नहीं करनी चाहिए। गॉड, नॉट गॉड, लाइक गॉड, यानी अपने ही मुंह से मियां मिट्ठू कि मैं भगवान तो नहीं हूं लेकिन लोग मुझे भगवान के जैसा मान रहे। अगर मैं भगवान नहीं हूं या फिर भगवान के जैसा हूं तो फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद क्यों ले रहा हूं, क्यों एक ही मीटिंग में आता हूं, अपने ही बदौलत सोबर हो जाऊं। ठीक है, जिन लोगों को मैंने मैसेज दिया, उनकी जिंदगी अच्छी हुई, वो लोग एक रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी नजर में जरूर मैं एक भगवान जैसा व्यक्ति हूं। वो उनकी अपनी फीलिंग्स है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य की या उस व्यक्ति की जिंदगी बची है। लेकिन मैं अपने आप को क्यों भगवान मान रहा हूं या भगवान के जैसा मान रहा हूं? क्योंकि कहीं तो भी मैं बेसिक जो तत्व है उसको भूल रहा हूं, उसको नजरअंदाज कर रहा हूं। मैं पिंक क्लाउड में उड़ रहा हूं, मेरा ईगो फिर जाग रहा है, फिर मुझे लग रहा है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, सब सर्वशक्तिमान हूं, सब है अपने पास, सब मेरे हाथ में है। लेकिन यही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो स्लोगन है, आई कांट वी कैन, चाहे कितने भी साल हो जाएंगे शराब की दूरी पे, कितना भी ए का नॉलेज गेन कर लो, कितना भी ए का लिटरेचर खरीद के रख लो, लेकिन अपन अकेले की बदौलत दोस्तों अपने आप को सोबर रख के एक अच्छी जिंदगी और बदलाव नहीं ला सकते। मेरे अंदर में जो भी बदलाव आए हैं ना दोस्तों, वो बाहर में किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक शिविरों में जाने की मुझे गरज नहीं पड़ी। एक ही मीटिंगों में जब दूसरे एक के सदस्य अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, उनके अनुभव से मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलते गया। पहले शराब के मामले में मिला कि हाँ यार, ये लोग जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है, ऐसा ही तो मेरे साथ में होता है। वो छोड़ दीजिए, वो अल्कोहलिज्म, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, ये पहले दिन किसी को समझ में भी नहीं आती। पहले दिन अगर कोई बात समझ में आती है तो वो आगे वाला व्यक्ति जो ईमानदारी से अपने अनुभव शेयर करता है, जो वो बताता है कि मैं यार थोड़ी सी पीने जाता हूँ लेकिन थोड़ी सी पी के आता ही नहीं वापस, दारू के विचार मन में आ गए तो मैं पागल हो जाता हूँ, किसी की सुनता ही नहीं। ये जो सिंपल शब्दों में एक का मेंबर जब बयान करता है ना, शेयर करता है, वही मेरा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते। दारू छोड़ दे, दारू कम पी, दारू से बर्बाद हो जाएगा, दारू से मर जाएगा, ये बातें तो मैंने ए में आने के पहले बहुत सुनी थी।
मेरे माँ बाप ने बोली पैदा करने वाले, दोस्तों ने बोले, समाज ने बोला, पड़ोसियों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, सब ने बोला, लेकिन उन बातों में कोई वजन ही नहीं था। लेकिन जब मेरे ही जैसा शराबी वही चीजें मुझे बता रहा था तो मैं उसकी गौर से सुन रहा था, वो मुझे समझ में आ रही थी। उन्हीं शब्दों ने मेरे अंदर में बदलाव लाया और मेरा घमंड तोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है यार, ये जो आदमी ने बोला ना बिल्कुल सही है कि मैं थोड़ी सी पी के रहने वाला शराबी नहीं हूं। मैं जो कोशिशें करता था और मुंह की खाता था, बात बिल्कुल सही है, मेरा घमंड था वो। और ये आदमी जो बोल रहा है कि मुझे 100% सरेंडर करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, कमजोरी स्वीकार करना पड़ेगा, सही बात है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इन्हीं चीजों ने तो मेरे अंदर में बदलाव लाया। शराब का मामला निपट गया। अब बाकी के मामलों में भी मेरे अंदर में जो बदलाव है वो पुस्तकें पढ़ के नहीं आया। पुस्तकें तो मैंने हजारों पुस्तकें ए में आने के पहले ही पढ़ ली थी। सारा अध्यात्म, सारा दर्शन शास्त्र, सारा राजनीति शास्त्र, सब कुछ पढ़ के बैठा था मैं। लेकिन मेरा इंटेलिजेंस, मेरा नॉलेज, मेरी इंटेलेक्चुअलिटी मेरे किसी काम में नहीं आई। ना शराब छोड़ने के, ना मेरे अंदर में जो मेरी पर्सनालिटी है, मेरी जो सोच है, मेरा जो एटीट्यूड है, उसको बदलने में इसका कुछ फायदा हुआ। सब पढ़ लिया था पहले, चरित्र के दोष क्या होते हैं, अहंकार, काम वासना, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, सारी चीजें पुस्तकों में पहले से ही लिखी है और पढ़ी है, हम बचपन से ही सुनते आए। लेकिन यही चीजें जब दोस्तों ए का मेंबर अपनी मीटिंग में शेयर करता है और बताता है कि ये डिफेक्ट्स मेरे अंदर में थे, ऐसा ऐसा मेरा स्वभाव था और इस स्वभाव की वजह से कैसा मेरा नुकसान हुआ, कैसी मेरी बर्बादी हुई, तो मेरे कान खड़े हो जाते, तुरंत आइडेंटिफिकेशन मिलता है। हाँ यार, सही बात तो है, साला ये ऐसा ही तो है मेरा भी। शुरू में मैं अपनी बातें छुपा के रखता हूँ, लेकिन आगे वाला जो बोल रहा है ना, वो मुझे समझ में आती है कि हाँ, मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मैं भी तो काम वासना का कीड़ा हूँ। 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता था, मैं भी तो खुन्नस और गुस्से से भरा हूँ, अपने पिताजी के प्रति खुन्नस और बाकी लोगों के प्रति खुन्नस, गहरे रिजेंटमेंट, गहरा गुस्सा, घमंड से भरा हूँ, अपने जैसा तो कोई है ही नहीं बॉस, जलन से भरा हूँ कि मेरे दोस्त साले ऐसे कैसे मेरे से पहले निकल गए, आगे शादियां हो गई, कार ले लिए, भौतिक तरक्की हो गई, जरूर इन्होंने कुछ तो भी उल्टा सीधा काम किया। तो फिर ये जलन, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन, कैसे उनको बदनाम करना, कैसे उनकी चरित्र की हत्या करना। अरे वो आगे क्यों बढ़े तुमको मालूम है क्या? वो गलत काम करके आगे बढ़ते हैं, मैं कोई गलत काम थोड़ी करता हूँ, इसलिए मैं पीछे रह गया। तो ये मेरे अंदर में किस तरीके के चरित्र के दोष है, किस तरीके की मेंटेलिटी का मैं इंसान हूँ, मेरे लिए कितने घातक है, अल्कोहलिज्म के दिनों में भी और आज सोब्राइटी में भी, और क्यों मुझे इनको बदलना पड़ेगा। कैसे उस इंसान ने अपने दोषों में बदलाव किया, अपने चरित्र को बदलने की कोशिश की, और फिर कैसे वो सफल हुआ, कैसे वो शराब से बचा, कैसी उसकी जिंदगी अच्छी हुई, हैप्पी, जॉयस और फ्री। ये जब लाइव अनुभव मैंने सुने, वो अनुभव सुन के मेरे अंदर में बदलाव आया। आई कांट, वी कैन। हम एक आध्यात्मिक रास्ते पे है, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित है, और इस आध्यात्मिक रास्ते में हम अकेले कभी भी सफल नहीं हो सकते। आध्यात्मिक प्रगति के जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, ताकि मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी का इलाज कर सकूं, अपने आप के अंदर में प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी ला सकूं, ये काम मेरे से अकेले से होने वाला नहीं है।
मुझे एक ऐसा जानकार व्यक्ति लगता ही लगता है कि जो मेरे पहले आया है और जो इस रास्ते पे चला है, वो मेरे साथ इस सफर में नहीं चलेगा। ये सफर तो मेरे को ही काटना है अपनी आध्यात्मिक प्रगति का। लेकिन वो व्यक्ति अपने अनुभव जरूर बांट सकता है कि कैसे किन रास्तों से गुजरना, कैसे उसको कहाँ का तकलीफें आई और कैसे वो उन तकलीफों से निकला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर होने के नाते मेरे लिए वो इंसान ए में, जिसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं, उस स्पॉन्सर की मदद लेना, क्योंकि वो मेरे पहले आया हुआ है, वो इन 12 कदमों पे चला है, उसको इन 12 कदमों का अनुभव है और वो जानता है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हुए कहाँ कहाँ कौन सी परेशानी आती है, कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या बदलाव करने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ कैसे इस स्टेप्स को लेना है। आई कांट, वी कैन। मैं अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक सेल्फ जस्टिफिकेशन देने वाला इंसान हूं। चाहे मैं कितने भी बड़े से बड़े गुनाह और पाप कर लूं, लेकिन उसको जस्टिफाई करना मेरे बाएं हाथ का खेल है कि मैंने कैसे जो भी किया वो सही किया। हम कभी अपनी गलतियां मानने वाले लोग नहीं है दोस्तों, और इसीलिए हमारी अपनी गलतियां हमको नहीं दिखती। जो बोलते हैं ना कि हम अपना चेहरा खुद नहीं देख सकते, हमको आईना चाहिए। हमारा जो स्पॉन्सर है या ए के जो ओल्ड टाइमर है, वो हमारा आईना होते हैं दोस्तों। उनके उस आईने को देख के हमको हमारी गलतियां नजर आती है। चौथे कदम में जब हम छानबीन करते हैं और 5वें कदम में हमको जो बोला गया है कि अन्य व्यक्ति के साथ में शेयर करो, उसमें स्पॉन्सर का जिक्र नहीं है। वो धर्मगुरु भी हो सकता है, साइकेट्रिक भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, और भी कोई भी हो सकता है। लेकिन उनका रोल ये भी होता है कि वो मेरी गलतियां, यानी मेरा एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग मुझे बताए, मेरे चरित्र के दोषों की वास्तविक स्थिति मुझे बताए। क्योंकि वो जब तक पता नहीं चलेंगी तो मैं उन पे काम कैसे करूंगा। मेरा जो पुराना जो तौर तरीका है, स्वभाव है, वो अगर मुझे गलत है यही नहीं समझेगा तो मैं उसको बदलने की कोशिश कैसे करूंगा। और वो गलत तौर तरीके है, मैं गलत तौर तरीकों से भरा हुआ हूं, ये मुझे बताएगा कौन। आई कांट, वी कैन। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दूसरे सदस्यों के अनुभव सुनता हूं, अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करता हूं, तो मेरा असली चरित्र सामने में आता है, मेरी गलतियां मेरे सामने में आती है। और जब वो मेरे सामने आती है, जब मुझे अपने आप के वास्तविक दर्शन होते हैं और मुझे ये भी पता चलता है कि ये कितने खतरनाक है, मेरी सोब्राइटी के लिए कितनी बड़ी रुकावट है। कभी भी मेरे हाथ में दारू का ग्लास ला सकते हैं, या अगर दारू नहीं भी आई तो एक पीस ऑफ माइंड और सेरेनिटी वाली लाइफ अगर मैं जीना चाहता हूं तो मैं नहीं जी पाऊंगा अगर मैं पुराने तौर तरीके के हिसाब से चलूंगा। तो ये बताने वाला भी दोस्तों मुझे एक इंसान लगता है। मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम में यूनिटी के लिए बहुत महत्व है। यूनिटी को जितनी ज्यादा जरूरत हमारी एकता की अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबरों को है, ए के प्रोग्राम को है, शायद ही उतनी यूनिटी की जरूरत और किसी संगठन और संस्था को होगी। क्योंकि हम एक ऐसी बीमारी से, खतरनाक बीमारी से ग्रसित है कि अगर कभी भी मेरे मन में ख्याल आया है कि मैं अकेले अपनी बदौलत इससे निपट लूंगा, कि मैं शराब के ग्लास से ज्यादा दूर नहीं हूं, मैंने समझ लेना चाहिए कि मेरा प्राइड, मेरा ईगो बढ़ रहा है, मैं पिंक क्लाउड में उड़ रहा हूं, मैं अपनी वास्तविकताओं को भूल रहा हूं। अपनी वास्तविकता अगर मुझे हमेशा याद रखनी है तो मुझे यह स्लोगन वो अपनी वास्तविकता याद दिलाता है।
आई कांट, वी कैन। मैं नहीं कर सकता अकेले, मुझे सबके साथ मिलकर ही ये काम करना पड़ेगा। और जब मैं मिलकर काम करने की जो पॉलिसी है, जो सिद्धांत है, उसको मानता हूं, तो कहीं तो भी मुझे अपने आय को मारना पड़ता है, अपने मैंपन को पीछे रखना पड़ता है। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपनी मान सम्मान की भूख, अपने आप को प्रोजेक्ट करना, कहीं तो भी इनका सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इनके साथ में मैं एक ही एकता को कायम नहीं रख सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता और मेरे ग्रुप की यूनिटी अगर चाहिए, तो मुझे कहीं तो भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की तिलांजलि देनी पड़ती है। और यही आज का स्लोगन हमको बताता है दोस्तों, कि ये मेरे मनो मस्तिष्क में फिट हो जाना चाहिए कि सोब्राइटी की राह में मैं अपनी बदौलत अकेले नहीं चल सकता। जो भी मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो भी मेरी प्रगति होनी है, तो वो हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। मेरे अकेले से ये पॉसिबल नहीं है। तो यही आज का स्लोगन बताना चाहता था। और इस तरीके से दोस्तों 15 डेज 15 स्लोगन हमने बड़ी सफलतापूर्वक आज पूरे कर लिए हैं। मैं आप सभी लोगों का, मेरे ईश्वर का और आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन मीटिंग का, पुणे का बहुत बहुत आभारी हूँ। खास तौर पे गजानन भाई का, जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और फिर एक बार आप सभी को आभार मानते हुए अपनी शेयरिंग खत्म करता हूँ। थैंक यू।